ठंडी सड़क मुकम्मल सच्ची कहानी। ये वाक़या पूरी तरह हकीकी वाक़यात में से एक है। हमारे साथ ये खौफनाक वाक़या हुआ, लेकिन वहीं पर बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ये सब झूठ है, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता और ऐसी चीजें सिर्फ किस्से कहानियों में ही होती हैं। और शायद मैं भी ऐसा ही था, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कुछ तो होता है जिससे बहुत से लोग घबरा जाते हैं। जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, फिर भी बहुत से लोग आज भी कहीं ना कहीं किसी डरावने वाक़ये से खौफजदा नजर आते हैं। इसकी वजह यह भी है कि जैसे हम लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, इसी तरह और भी बहुत सी मखलूकात इस दुनिया में हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। इनमें से कुछ तो वो मखलूकात हैं जिनको हम देख सकते हैं, जैसा कि जानवर, चरिंद परिंद, कीड़े मकोड़े, समुद्री मखलूकात वगैरह वगैरह। लेकिन कुछ मखलूकात ऐसी भी हैं जिनसे हम डर भी जाते, जैसा कि जंगली जानवर, शेर, चीता, भेड़िया, सांप, बिच्छू वगैरह वगैरह, क्योंकि ये सब मखलूकात को हम साफ साफ देख सकते हैं। लेकिन इस दुनिया में बहुत सी ऐसी भी मखलूकात जिनको शायद आज तक हमने देखा ही नहीं है, पर वो इस दुनिया में हमारे साथ मौजूद हैं, जैसे कि वो मखलूक जिनको हम हवाई चीजें कहते हैं। इनमें जिन्नात, चुड़ैल, शेलावा, डाइन और बदरू शामिल हैं। ये वो चीजें हैं जो कि ज्यादातर वीरान जगहों पर, खाली पड़े मकानों में, पुराने दरख्तों पर, गंदी जगहों पर अक्सर पाई जाती हैं। ठंडी सड़क और जिस खाली जगह पर 40 दिन तक सूरज की रोशनी न पड़े और लाइट न जले, तो ये चीजें वहां अक्सर बसेरा कर लेती हैं, क्योंकि कि इन चीजों को वीरानी और अंधेरा ही ज्यादा पसंद होता है, ताकि उनका किसी भी इंसान से सामना ना हो। और जब हमारा उनसे सामना होता है तो इनको भी इतना ही बुरा लगता है जितना कि कोई अगर हमारी जगह पर कब्जा करे तो हमें बुरा लगता है। इस वजह से ये हमें वहां से डराकर भगाने की कोशिश करते हैं, ताकि हम इस जगह को छोड़ दें और वो अपना बसेरा कायम रखें। और दोस्तों, इनमें भी बहुत सी अक़साम होती हैं, जिनमें से कुछ तो इंसान को सिर्फ डराती हैं और कुछ ऐसी भी हैं जो कि इंसान को नुकसान भी पहुंचा देती हैं। और ऐसी चीजें अक्सर हमें अकेले में ही डराती हैं, जैसा कि हम जब अकेले किसी सुनसान जगह से गुजरते हैं तो अचानक से इस जगह पर किसी खौफनाक आवाज के आने से हमारे रूंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इसका मतलब होता है कि आप इस चीज की हुदूद में से गुजर रहे होते हैं। और ये जरूरी नहीं कि वो जगह सिर्फ घर से बाहर ही हो, बल्कि ये जगह कोई भी हो सकती है। जैसे कि अब घर का कोई ऐसा हिस्सा जहाँ पर आप रात में कम ही जाते हैं, सत रूम, बेसमेंट, छत वगैरह। तो कभी कभी हम इनको देख नहीं पाते, लेकिन उनको महसूस जरूर कर लेते हैं। और कभी जब इनमें से एक भी चीज हमें सामने रूनुमा हो जाए तो हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि कि हमारा उन चीजों से कभी वास्ता नहीं पड़ा होता। तो इस वजह से उनको अपने सामने देखकर हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं और होश खो देते हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं भी दूसरे लोगों की तरह उन चीजों पर यकीन नहीं रखता था, जबकि इन चीजों ने हमारे एक पुराने बेसमेंट में कब्जा किया हुआ था। और मुझे तब अच्छी खासी होश थी जब मेरे बाबा के एक दोस्त आलम साहब ने उन चीजों का खात्मा किया था इस बेसमेंट से। और उसके बाद भी बहुत सारे वाकयात मेरे आंखों के सामने हो चुके थे, लेकिन मैं वो सब भूल कर फिर से इस बात पर कायम हो गया था कि अब ऐसा वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं इन वाकयात से उभर आया था और अब मैं खुद को एक बहादुर इंसान समझता था। और यही चीज मैं अपने दोस्तों को सिखाना चाहता था। जब भी कोई दोस्त मुझे उन चीजों के बारे में बताता तो मैं उसका मजाक उड़ाया करता था। मैं इसको कहता, तुम बहुत ही बड़े डरपोक हो, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। ये चीजें पुराने दौर में होती थीं, अब नहीं। और फिर एक बार मैं दोस्तों के साथ सिनेमा गया। 9 से 12 का शो देखा और सब दोस्त सिनेमा से बाहर निकल आए।
तभी मेरे एक दोस्त ने कहा, यार देखो तो धुंध इतनी नीचे तक है कि कुछ नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि दिसंबर का महीना था और सर्दी बहुत ही ज्यादा थी। इसलिए सिनेमा से निकलते ही मेरे तो दांत आपस में बजने लगे थे। धुंध इतनी शदीद थी कि हद निगाह सिर्फ 10 कदम ही रह गई थी। मैंने कहा, अरे यार अब तो बाइक भी कछुए की रफ्तार से चलानी पड़ेगी। देखो तो वाकई में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में टाइम पर घर कैसे पहुंचेंगे? दोस्तों ने कहा, यार कोई बात नहीं, अब घर तो जाना ही है ना, वैसे भी हम यहाँ रुककर धुंध खत्म होने का इंतजार थोड़ी ना करेंगे, चलो निकलते हैं। इसके बाद हम सब ने अपनी अपनी बाइक स्टार्ट की और वहां से एक साथ घर की तरफ चल दिए। अभी कुछ ही दूर गए थे कि एक दोस्त बोला, यार सड़क बिल्कुल खाली है, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई ना ही को रुकने वाला, तो क्यों ना रेस हो जाए, देखते हैं कि मोहल्ले में सबसे पहले कौन पहुंचता है। ये सुनकर बाकी दोस्तों ने कहा, तो चलो फिर आज देख लेते हैं किसमें कितना दम है। मैंने कहा, अरे क्यों मरने वाले काम कर रहे हो, 10 कदम से आगे तो कुछ नजर नहीं आ रहा और ऊपर से तुम लोग रेस की बात कर रहे हो। इतने में आमिर ने कहा, धीमी सीधे से बोल, तुझे डर लग रहा है क्योंकि तुम इस वक्त हमसे जीत नहीं सकता। मैंने कहा, यार ऐसी बात नहीं है, धुंध की वजह से कुछ नजर तो आ नहीं रहा, तो ऐसे में रेस कैसी? तुम्हें नहीं लगता कि हमें इस वक्त बहुत एहतियात से जाना चाहिए? तभी मेरे दूसरे दोस्त ने कहा, अरे हम सब लोग लगाते हैं रेस, इसको आराम आराम से आने दो पीछे, वैसे भी जब हम उसके सामने बिजली की रफ्तार से जाएंगे तो मुझे यकीन है कि इसकी सारी एहतियाती नसीहतें ये खुद ही भूल कर बाइक को हुआ की तरह उड़ाएगा, क्योंकि इसको छेड़ने का यही तरीका है। जब भी कोई इससे आगे जाता है तो ये खुद ब खुद इससे रेस लगा लेता है और इससे आगे निकल जाता है। भला सब लोग जानते नहीं हो इसे, ये सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहा है और कुछ नहीं। इतने में एक दोस्त ने कहा, चलो तो फिर शुरू करते हैं, 3, 2, 1 चलो। ने ये कहकर सबने अपनी अपनी बाइक्स की स्पीड तेज कर ली और देखते ही देखते धुंध में गायब हो गए। मैंने आम सी जैकेट पहन रखी थी और मैंने हाथों में दस्ताने भी नहीं पहने हुए थे, जिसकी वजह से मेरे हाथ पूरी तरह सर्दी से टेर गए थे। मुझे बहुत ही ज्यादा डांसेस लग रही थी, इस वजह से मैंने अपनी बाइक की स्पीड आहिस्ता ही रखी, क्योंकि मैं सर्दी से कांप रहा था। इस वजह से मैं बहुत ज्यादा स्लो हो गया था। अब पूरी सड़क वीरान थी और मैं अकेला ही इस सड़क पर पागलों की तरह जा रहा था। अब मैं बहुत परेशान हो रहा था क्योंकि सड़क पर बहुत सन्नाटा था। बहुत ही देर बाद कोई एक आध गाड़ी या बाइक पास से गुजर जाती, इसके बाद सड़क फिर से वीरान हो जाती। मैं चुपचाप बस चलता जा रहा था और ऐसी खामोशी थी कि मुझे सिवाय मेरी बाइक की आवाज के और किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मैं चलते चलते एक मोड़ पर जाकर रुक गया। ये एक शॉर्टकट रास्ता था। इस शॉर्टकट रास्ते का नाम ठंडी सड़क था और ये इस सड़क का नया नाम है, जबकि कि ये सड़क इस वक्त बांसों वाली सड़क के नाम से मशहूर थी, क्योंकि कि इस सड़क के दोनों अतराफ में बांसों के बड़े बड़े दरख्त लगे हुए थे। दोनों अतराफ के दरख्त इस तरह इस सड़क पर झुके हुए थे कि जैसे इस सड़क पर किसी ने बांसों की छत डाली हो, और सूरज की रोशनी भी बहुत कम ही इस सड़क पर पड़ती थी। बस यूं समझ लो ये सड़क एक बहुत बड़ी सरविंग की तरह थी, जो दरख्तों से पूरी तरह ढकी हुई थी। मैंने सोचा अगर मैं बांसों वाली सड़क से जाऊं तो जल्दी ही अपने दोस्तों तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मेरे दोस्तों जाना तो धर्मपुरा ही है। वो सीधा माल रोड की तरफ से धर्मपुरा जाएंगे, मैं उनके पास पहुंच जाऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ में थोड़ा घबरा भी रहा था, क्योंकि यह सड़क पहले ही अजीब व गरीब वाकयात से बहुत बदनाम थी।
बहुत से लोगों से मैंने इस सड़क के बारे में सुना था कि इस रास्ते पर बहुत सी हवाई चीजों का बसेरा है। उनका यह भी कहना था कि जो भी रात 7 बजे के बाद इस सड़क से गुजरता है, इसके साथ जरूर कुछ अनहोनी हो जाती है। काफी लोग तो इस सड़क से दिन के वक्त भी नहीं गुजरते थे, क्योंकि वो इस सड़क को लेकर बहुत डरे हुए थे, क्योंकि इस सड़क के दोनों अतराफ में कोई आबादी नहीं थी, बस कुछ जंगल नुमा झाड़ियां और बांस के दरख्त ही थे। बस कुछ दूर जाकर एक साइड पर पुराना सा कॉलेज था, पर इस कॉलेज में जाने का रास्ता भी नहर वाली साइड पर था। यानी इस सड़क पर सिर्फ कॉलेज की पीछे वाली दीवार ही थी, और रात 7 बजे के बाद यहाँ से कोई नहीं गुजरता। जबकि मैं तो तकरीबन रात 12:38 के करीब इस सड़क पर खड़ा था। फिर मैंने सोचा, यार मैं तो ऐसे ही डर रहा हूँ, लोगों का क्या है, लोग तो ऐसे ही सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं, जबकि मेरे नजदीक ये सिर्फ अफवाहें ही हैं। ये सोचकर मैं इस सड़क पर चल पड़ा और आहिस्ता आहिस्ता बाइक चलाता हुआ आगे बढ़ने लगा। इस सड़क पर धुंध और भी ज्यादा थी, बस बाइक की लाइट में ही थोड़ा बहुत नजर आ रहा था। मैं अभी थोड़ा दूर ही गया था कि मुझे ऐसे लगा कि सड़क के बाईं तरफ कोई सफेद कपड़े पहनकर खड़ा है, लेकिन मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं बाइक की स्पीड बिल्कुल कम कर ली और थोड़ा और आगे गया। बाइक की लाइट इसकी सफी कपड़े वाली चीज तरफ डाली तो देखा कि सड़क के बाईं तरफ एक बहुत ही खूबसूरत और दिलकश सफेद लिबास पहने एक औरत खड़ी है। इसके काले घनघोर लंबे लंबे बाल थे, जो कि इसने खुले छोड़े हुए थे। इसका चेहरा बहुत ही पुरकशिश और खूबसूरत था। इसने बहुत सारी ज्वेलरी पहन रखी थी। ऐसा लग रहा था कि ये किसी अमीर तरीन घराने से ताल्लुक रखती है। फिर मैंने सोचा कि यार रात का 1 बजने वाला है, ये औरत इस टाइम यहाँ क्या कर रही है? या ये भी हो सकता है कि ये कोई 2 नंबर औरत है, जो कि रात को धंधा करने निकली है। अब फिर ये कोई डाकुओं के साथ मिली हुई औरत होगी, जो लिफ्ट लेने के बहाने लोगों को लूट लेती होगी। इसके साथी भी यहाँ आसपास ही छुपे होंगे। मैंने बाइक की स्पीड और ज्यादा स्लो कर ली। मैं बहुत धीरे धीरे ये सब सोचता हुआ इसकी तरफ बढ़ रहा था। जब इसके और मेरे बीच सिर्फ 10 कदम का फासला रह गया, तो मैंने बाइक सड़क के दाएं तरफ कर ली और रोक ली, जबकि वो सड़क के बाईं तरफ ही खड़ी थी। मैंने सोचा, अगर मेरे साथ कुछ भी बुरा होने लगेगा तो मुझे भागने में आसानी रहेगी। इस वजह से बाइक मैंने स्टार्ट ही रखी। मैंने दौड़ से ही बाइक पर बैठे हुए इसको पूछा, कौन हो तुम? इसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा शायद इसको मेरी आवाज सुनाई नहीं दी। मैंने 4 कदम बाइक और आगे ले ली और फिर से थोड़ा ऊंची आवाज में कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन इसने फिर से कोई जवाब ना दिया। अब मैं थोड़ा घबराने लग गया था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि ये जो मुझे जवाब नहीं दे रही, इसका मतलब जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। इसके साथ में इधर अलिफादेर भी देख रहा था कि कहीं उसके साथी तो नहीं आ रहे। मैंने आखिरी बार ऊंची आवाज में कहा, देखो अगर तुमने अब भी जवाब ना दिया तो मैं फिर जाने लगा हूँ। तो इसने अचानक से रोना शुरू कर दिया और रोते हुए बोली, मैं बहुत ही मुश्किल में हूँ। मैं अपने शौहर के साथ अपने रिश्तेदारों की शादी की तकरीब से वापस आ रही थी कि अचानक से हमारी बाइक पंक्चर हो गई और हम पैदल चल रहे थे कि मैं थक गई, तो मेरे शौहर ने मुझे से कहा, तुम यहाँ रुको, मैं जल्दी ही कहीं से पंक्चर लगवा कर लाता हूँ। मैं तब से यहाँ खड़ी हूँ, पर मेरा शौहर अभी तक लौट कर नहीं आया और इस सुनसान जगह पर मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कोई चोर डाकू मुझे कोई नुकसान ना पहुँचा दे, और इस वजह से मुझे बहुत रोना आ रहा है। इसकी बातें सुनकर मेरे दिल में रहम आ गया।
मैं बाइक से उतरकर उसकी तरफ गया। फिर मैंने कहा, देखें आप रोए मत, मुझे ये बताएं कि आपका शौहर किस तरफ गया है। तो इस औरत ने धर्मपुरा की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो इधर की तरफ गए हैं। तो मैंने इस औरत से कहा, अगर आपको बुरा ना लगे तो आप मेरे साथ बैठ जाएं, मैं आपको धर्मपुरा उतार दूंगा। फिर आप उधर से अपने घर चली जाना, क्योंकि धर्मपुरा में इस टाइम भी आपको रिक्शा वगैरह मिल ही जाएगा। वैसे भी मैं भी धर्मपुरा ही जा रहा हूँ, तो अगर जाना है तो बताएं। इस औरत ने अपनी आंखों से आंसू पूछते हुए कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे बस रिक्शा तक ले जाएं, आगे मैं खुद ही चली जाऊंगी। मैं वापस बाइक की तरफ गया और बाइक स्टार्ट करके इसके पास ले गया। वो बाइक पर बैठ गई, फिर हम वहां से चल पड़े और अचानक से मुझे बहुत ज्यादा डांसेस लगने लगी। मैं कांपते हुए बाइक चला रहा था, हम दोनों बिल्कुल खामोश थे, लेकिन मैं बहुत खुश था कि मेरे साथ बहुत खूबसूरत औरत बैठी हुई है। ऐसे में इससे दोस्ती करने का मौका भी मिल जाएगा। हो सकता है कि ये बेस्ट फ्रेंड बन जाए। तो मैंने सोचा कि इससे कोई बातचीत ही कर लूं। मैंने इसको अपने बारे में बताया कि मेरा नाम दिमी है और हम फुला जगह रहते हैं। आज मैं फुला फिल्म देखकर आया हूँ। लेकिन वो खामोशी से बैठी मेरी बातें सुनती रही, पर उसने मुझसे कोई बात नहीं की। अब मैं सोच रहा था कि शायद इसने मुझे कोई घास नहीं डाली। तो मैं कुछ देर के लिए वापस चुप हो गया और खामोशी से बाइक चलाता रहा। और थोड़ी देर के बाद मैंने इससे पूछा, आपका नाम क्या है और आप कहाँ रहती हो? लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं आगे देखते हुए इससे इधर अलिफादेर की बातें करता रहा, पर उसने मुझे फिर से कोई बात ना की। अब मुझे इस पर गुस्सा आ रहा था। मैं सोच रहा था, लगता है ये अपनी खूबसूरती पे बहुत ज्यादा घमंड कर रही है और मुझे नजरअंदाज कर रही है। मैंने कहा, देखो मैं नहीं जानता कि तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही, लेकिन कुछ तो बात करे। मुझे लगता है कि मैं खुद से बातें करता जा रहा हूँ, अब कुछ बोलो भी। तभी किसी ने मुझे खौफनाक आवाज में गुस्से से कहा, चुपचाप आगे देखकर चलो वरना पछताओगे। मैं चौंक गया और अब मैं थोड़ा सा डरने लगा, क्योंकि मैं सोच रहा था कि कहीं ये गुस्से में आकर मेरे ऊपर किसी किस्म का इल्जाम ना लगा दे। लेकिन मैंने पीछे नहीं देखा। मैंने बाइक तेज कर ली, पर वो सड़क खत्म ही नहीं हो रही थी। और जब मैंने गौर किया तो बाइक अभी भी बिल्कुल स्लो थी, जबकि मैं इसको चौथे गियर में फुल तेज चला रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे बाइक पर किसी ने बहुत ज्यादा वजन रख दिया हो। और ये सब देखकर मैं अब पूरी तरह घबराने लगा, क्योंकि मैं अभी आधी सड़क पर भी नहीं जा पाया था, जबकि पूरी सड़क सिर्फ 2 किलोमीटर की थी। मैं पूरी तरह से बाइक को भगाने की कोशिश कर रहा था कि इतने में मेरे पीछे से जोर जोर से सांस लेने की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई मेरे कान के पास ही कोई तेजी से सांस ले रहा है। मेरे रूम पे खड़े होने शुरू हो गया। अब मैं कुछ समझ गया था कि मेरे साथ कोई औरत नहीं है, बल्कि कुछ और ही चीज है। इतने में इस औरत ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और अचानक से मेरे पूरे जिस्म में एक डर की लहर दौड़ पड़ी। मैंने डरते हुए जब अपने कंधे पर नजर डाली तो मुझे एक अजीब सा बड़े बड़े नोकीले नाखून वाला काला सा हाथ दिखाई दिया। वो हाथ आहिस्ता आहिस्ता से मेरी गर्दन की तरफ बढ़ने लगा और मेरे पीछे से एक खौफनाक हंसी की आवाज आने लगी। वो हंसी ऐसी थी कि इसके आगे मेरी बाइक की आवाज भी दब गई और बाइक जैसे किसी जगह में फंस गई थी। इसके टायर तो घूम रहे थे, पर बाइक एक ही जगह खड़ी थी। तभी किसी ने पीछे से मेरे दूसरे कंधे पर अपना मुंह रख दिया। मैं डर से थर थर कांपने लगा। अभी मैं बाइक से गिरने ही वाला था कि पता नहीं कैसे मैंने हिम्मत करके जोर जोर से कलिमा पढ़ना शुरू कर दिया। और ऐसा करते ही मेरे पीछे से एक खौफनाक चीख की आवाज आई। मैंने कांपती हुई गर्दन से पीछे देखा तो मेरे साथ ही एक बहुत भयानक शक्ल वाली औरत बैठी हुई थी। इसकी शक्ल पूरी तरह काली, लेकिन इसकी बड़ी बड़ी सफेद आंखें थी जो रात में लाइट की तरह रोशन थी। और उसने एक हाथ मेरी गर्दन पर रखा हुआ था, दूसरे हाथ से एक दरख्त को पकड़ हुआ था जो काफी दूर था।
शायद इसी वजह से बाइक आगे नहीं जा रही थी। ये सब देखकर मेरा पूरा जिस्म बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। मैं और ज्यादा ऊंची आवाज में कलिमा पढ़ते लगा और उसने मेरी गर्दन को छोड़ दिया और मैंने जल्दी से कलिमा पढ़ते हुए बाइक को पूरी तरह रेस दी तो वो औरत बाइक से नीचे गिर गई और अचानक से बाइक फुल स्पीड से आगे बढ़ने लगी और बिल्कुल हल्की हो गई। मैंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और 5-6 मिनट में ही धर्मपुरा के चौक में जा पहुंचा और बना रोके ही घर चला गया। अब वो चीज कहाँ तक मेरे पीछे भागी होगी मुझे कुछ पता नहीं। बस इतना पता है कि इस दिन मुझे फौरन से बहुत तेज बुखार हो गया था और इस दिन के बाद मैंने दोबारा किसी का भी मजाक नहीं बनाया, क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि वाकई में हवाई चीजें हर दौर में होती हैं।